हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू एम इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी पेपर वन साइकोलॉजी ऑप्शनल यूनिट 5 सेंसेशन अटेंशन एंड परसेप्शन। इसमें हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ साथ पीवाई क्यूज भी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस साइड मीनाक्षी, अ प्रोफेशनल एजुकेटर, एंड मेरा मिशन है आपकी यूपीएससी जर्नी को इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड इंस्पायरिंग बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे सेंसेशन अटेंशन एंड परसेप्शन। इस चैप्टर का नाम है, इनसे रिलेटेड हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, फुल सिलेबस कवरेज कवरेज होगी विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड पीवाई क्यूज। ठीक है जी। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका सेंसेशन एंड थ्रेशोल्ड्स। तो सेंसेशन क्या होती है? डिटेक्टिंग स्टिमुली यूजिंग सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है, जैसे ईयर, आईज, नोज, स्किन, टंग, ये सारे क्या है हमारे सेंस ऑर्गन्स। तो सेंसेशन क्या है? हम स्टिमुली डिटेक्ट करते हैं यूजिंग सेंस ऑर्गन। अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करके बाहर से जो भी, बाहरी दुनिया से जो भी सिग्नल होता है, जैसे बाहर की रोशनी हो गई, बाहर की आवाज हो गई, या कोई टच हो गया, तो बाहरी दुनिया से आप स्टिमुली लेकर, कहाँ से, किसका यूज करके लेते हो? सेंस ऑर्गन्स का यूज करके बाहरी दुनिया से सिग्नल गेन करते हो। ठीक है जी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेंसेशन। ठीक है जी। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है? मिनिमम इंटेंसिटी टू डिटेक्ट अ स्टिमुलस। स्टिमुलस को डिटेक्ट करने की मिनिमम इंटेंसिटी को एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड हम बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे आप एक शांत कमरे में बैठे हो और घड़ी की टिक टिक की आवाज आपको सुनाई दे रही है, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बहुत लो है और फिर भी आप स्टिमुलस को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब एक शांत कमरे में थोड़ी सी आवाज को भी आपने डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि इंटेंसिटी मिनिमम है, शोर कम है। इस वजह से आप हल्के से स्टिमुलस को भी डिटेक्ट कर पा रहे हो, मतलब घड़ी की टिक टिक की आवाज आपने डिटेक्ट कर ली। ठीक है। डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट नोटिसिएबल डिफरेंस बिटवीन स्टिमुली, मतलब दो या दो से ज्यादा स्टिमुली के बीच में आप एक छोटा सा डिफरेंस भी नोटिस कर लेते हो, एक हल्का सा डिफरेंस भी। जैसे मान लो दो बल्ब जल रहे हैं और एक बल्ब की लाइट ब्राइटनेस कम है, एक बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा है, तो दोनों में हल्का सा ही डिफरेंस है, आपने उसको भी नोटिस कर लिया, तो स्मॉलेस्ट नोटिसिएबल डिफरेंस है बिटवीन स्टिमुली। ठीक है जी। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, ये एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का एग्जाम्पल है। हियरिंग अ टिकिंग क्लॉक इन अ साइलेंट रूम। साइलेंट रूम में आप बैठे हो और आपको घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही है, किसका एग्जाम्पल है? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिग्नल डिटेक्शन एंड विजिलेंस। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी क्या होती है? आइडेंटिफाइंग वीक सिग्नल्स इन नॉइजी बैकग्राउंड। दैट मीन्स अगर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर भी हो रहा है, उसके बाद भी आप बहुत वीक सिग्नल्स को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? मान लो आप बहुत देर से किसी की फोन कॉल का वेट कर रहे हैं, तो किसी की फोन कॉल का वेट कर रहे हैं तो बाहर, चाहे, क्योंकि आपका ध्यान उसी तरफ रखा हुआ है ना, किसी की फोन का आप वेट कर रहे हो, तो बाहर चाहे कितना भी शोर हो रहा हो, तब भी आप फोन की थोड़ी सी आवाज को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है जी। तो ये हो गई सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। विजिलेंस में क्या है कि हम एक ही चीज पर अटेंशन अटेंशन रख रहे हैं लॉन्ग पीरियड तक, तो लॉन्ग पीरियड तक अटेंशन को मेंटेन रखना विजिलेंस माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक नाइट गार्ड है, स्टेइंग अलर्ट टू स्लाइट मूवमेंट और साउंड, तो विजिलेंस, उसने बहुत लंबे टाइम तक इतना ज्यादा अटेंशन मेंटेन किया हुआ है नाइट गार्ड ने, कि स्लाइट मूवमेंट पर भी वो अलर्ट रहता है। ठीक है, स्लाइट मूवमेंट, कोई आएगा, किसी के आने की हल्की सी आवाज भी उसे सुनाई दे जाएगी। ठीक है, तो ये विजिलेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है जी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं
नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन। तो सबसे पहले तो अटेंशन की बात कर लेते हैं। अटेंशन क्या होता है? तो अटेंशन का क्या मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें हैं आपके पास करने के लिए, लेकिन बहुत सारी चीजों में से सिर्फ आप एक ही चीज पर ध्यान रखते हो, एक ही चीज पर फोकस बनाए रखते हो, तो वो है अटेंशन। आपने बाकी सारी चीजों से ध्यान हटाकर सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, तो वो हो गई आपकी अटेंशन। जैसे कई बच्चे सिर्फ अपने यूपीएससी गोल पर ही फोकस कर रहे हैं, बाकी सब चीजों से उन्होंने ध्यान हटा दिया, सिर्फ एक ही टारगेट है, एक ही चीज पर फोकस है, यूपीएससी। ठीक है, तो वो मानी जाती है अटेंशन। ठीक है जी, तो अटेंशन के फैक्टर्स क्या हैं, या फिर आपको स्टिमुलस, आप इसको स्टिमुलस करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, जैसे ब्राइटनेस, मोशन, कलर, साइज। ये सब चीजें क्या करती है, अटेंशन को अट्रैक्ट करती है। जैसे मान लो आप मार्केट में गए, ठीक है, मार्केट में कोई ऐसा कलर दिख गया, बहुत ब्राइट कलर दिख गया, जैसे मान लो रेड कलर दिख जाता है, तो आपकी एकदम से नजर जाएगी उस कलर पर। ठीक है, तो एकदम से अटेंशन कहाँ गया, उस कलर पर गया, क्योंकि उसने आपको एकदम से अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है जी, तो मतलब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कोई ब्राइट चीज है, ब्राइट चीज मान लो जैसे होर्डिंग्स देखी होंगी आपने, रोड्स पे जो होर्डिंग्स लगी होती है, लाइट चमकती रहती है उनमें, तो वो आपका एकदम से अटेंशन कैच कर लेते हैं। ठीक है, तभी होर्डिंग्स जो लगाते हैं एडवर्टाइज करने वाले, वो ब्राइट लगाते हैं जिसमें से लाइट चमकती रहे, ताकि आपका वो अटेंशन गेन कर सके। ठीक है जी, ऐसे इमोशन, कोई चलती हुई चीज, साइज, अगर बड़ा, बहुत बड़ा साइज है तो भी आपका अटेंशन अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके अटेंशन को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, दैट क्या होता है, मेंटल रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुली। कि मतलब कोई स्पेसिफिक टाइप का स्टिमुली है, आप उसके लिए पहले से ही, आपका जो मन है पहले से ही रेडी है उसके लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था, मान लो आप किसी फोन कॉल का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, ठीक है, और जिस चीज की उम्मीद आपको सबसे ज्यादा होती है उस चीज के लिए आप बेसब्री से वेट कर रहे हो। मान लो वो फोन कॉल आपका इंटरव्यू फोन कॉल है और आप उसका बेसब्री से वेट कर रहे हैं, तो जैसे ही वो फोन कॉल आती है, तो आपका, क्योंकि माइंड पहले से ही रेडी है कि ये इंपॉर्टेंट फोन कॉल है, जैसे ही आएगी तो मैं तुरंत उठा लूंगी, तो आपका माइंड जो है पहले से ही रेडी है इस चीज के लिए, और आप उस फोन कॉल का तुरंत रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक है, तो ये होता है सेट, कि हमारा मेंटल माइंडसेट पहले से ही रेडी होता है टू रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुली। मतलब कोई विशेष चीज जो हमारे मन में पहले से ही चल रही है, जिस चीज के लिए हमें बेसब्री से वेट है, उसको हम तुरंत रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, जैसे लाउड म्यूजिक ड्रॉज अटेंशन। बहुत ज्यादा म्यूजिक है, बहुत ज्यादा साउंड है म्यूजिक की, तो वो आपका अटेंशन अट्रैक्ट करेगी। एंड एक्सपेक्टिंग अ कॉल मेक्स यू हियर रिंग फास्टर। ठीक है, तो किसी ऐसी कॉल की एक्सपेक्टेशन रखना जिसका आपको मतलब बहुत बेसब्री से इंतजार है, तो उसकी स्लो आवाज भी, स्लो साउंड भी आपको फास्ट सुनाई देगी। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन की बात कर लेते हैं। तो अटेंशन आपको समझ आ गया बच्चों? ठीक है, अटेंशन के बाद परसेप्शन। तो परसेप्शन क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी डाटा। सेंसरी डाटा, डेटा जो होता है हमारा, उसको ऑर्गेनाइज करना, मतलब जो हमारी सेंसेस के थ्रू हमें डेटा मिला होता है। ठीक है, सेंसरी डेटा क्या होता है, जो हमारी सेंसेस के थ्रू हमें डेटा मिला होता है, उसको समझना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना या इंटरप्रेट करना। ठीक है जी, इट ट्रांसफॉर्म्स सेंसेशन इनटू मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस। तो ये हमारी सेंसेशन को ट्रांसफॉर्म कर देता है मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस में। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा, आप एग्जाम्पल देखें। रिकॉग्नाइज योर फ्रेंड वॉइस इन अ क्राउड। कि भीड़ में भी आपको अपने फ्रेंड की वॉइस पता लग जाएगी। अगर आपका फ्रेंड चिल्ला रहा होगा, भीड़ में भी आप पता लगा लोगे कि ये आपका फ्रेंड, ये जो आवाज आई है वो आपके फ्रेंड की आवाज है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके सेंसेस में ये पहले से ही बैठा हुआ है। जो आपके सेंसेस होते हैं, ईयर, आईज, नोज, ये सब, तो आपके ईयर में पहले से ही ये बैठा हुआ उसकी आवाज जो होगी।
ठीक है, और आपने उसकी आवाज को पहले से आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, पहले से ही आपने समझी हुई है उसकी आवाज, और अब जाके आप जब जरूरत पड़ती है उसे आप इंटरप्रेट करते हो। तो जैसे क्राउड में आपका दोस्त है, वो आपको आवाज दे रहा है, तो आप पहचान जाओगे ये मेरे दोस्त की आवाज है। ठीक है, परसेप्शन समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन परसेप्शन। परसेप्शन में बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है जी। तो ब्रेन एरियाज जो हमारे बायोलॉजिकल है, जैसे मान लो ब्रेन है, तो ब्रेन एरियाज एंड न्यूरल पाथवेज इन्फ्लुएंस परसेप्शन। तो मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे डैमेज टू सेंसरी कॉर्टेक्स अफेक्ट परसेप्शन एक्यूरेसी, परसेप्शन की एक्यूरेसी को अफेक्ट करते हैं। अगर मान लो आपके सेंसरी सेंसेस में किसी सेंसरी कॉर्टेक्स में कोई डैमेज आ गया है, ठीक है, मतलब आपकी किसी सेंस में दिक्कत आ गई है, जैसे कि ईयर आईज सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं, ईयर आईज नोज, इनमें कोई दिक्कत आ गई, कोई डैमेज आ गया, तो ये आप ऑब्वियस सी बात है कि आपकी परसेप्शन की एक्यूरेसी को तो अफेक्ट करेगा ही। जैसे मान लो मैंने अभी बताया, अभी पीछे मैंने एग्जांपल दिया था कि भीड़ में आप अपने दोस्त की आवाज को पहचान लेते हो। मान लो आपको सुनने में ही प्रॉब्लम है, आपके सेंसेस की किसी चीज में, मान लो सेंसेस की ईयर में डैमेज आ गया मान लो, ठीक है, तो ऐसा ना हो, आई होप। बट अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, जैसे मान लो मेरे ही कान के उसमें मान लो डैमेज आ गया, मैं सुनने में प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरी कोई फ्रेंड होगी भीड़ में, उसकी आवाज को मैं अच्छे से जब सुन ही नहीं पा रही, तो मैं एग्जीक्यूट कैसे कर पाऊंगी, मैं कैसे पहचान पाऊंगी, कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगी ये मेरे फ्रेंड की आवाज है? समझ आ गया? तो हमारे सेंसेस की किसी चीज में, किसी सेंसरी ऑर्गन में ही हमारी डैमेज आ गया, तो वो परसेप्शन की एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है, एक्यूरेटली हम नहीं बता पाएंगे ये किसकी आवाज है। ऐसी आईज, अगर कोई आई डिफेक्ट है तब भी परसेप्शन एक्यूरेसी डैमेज होती है। ठीक है, जैसे मान लो दूर दूर का दिखाई नहीं देता है, तो हम दूर से किसी चीज को नहीं पहचान पाएंगे ये क्या चीज है, तो परसेप्शन की एक्यूरेसी को अफेक्ट करता है सेंसरी कॉर्टेक्स में अगर डैमेज आ जाए तो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू बायोलॉजिकल लिमिटेशन इन विजन। विजन में अगर कोई कमी आ गई है, बायोलॉजिकल डिफेक्ट आ गया है, तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, हम चीजों कलर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे मतलब परसेप्शन की एक्यूरेसी अफेक्ट हो रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है जी, जैसे जेस्टॉल्ट लॉज है, जेस्टाल्ट लॉज, ये सारे जेस्टॉल्ट लॉज हैं, जैसे कि सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर, कंटिन्यूटी, फिगर। ठीक है, जैसे सिमिलैरिटी में क्या होता है, एक जैसी चीजें हैं, मान लो 5-6 लोगों ने सेम कलर के कपड़े पहने हुए हैं, तो सेम कलर के कपड़े पहने हुए तो आपको वो 5-6 लोग जो भी होंगे, वो आपको कैसे दिखाई देंगे, आपको लगेगा ये एक ही ग्रुप के लोग हैं। ठीक है, सेम कपड़े पहने तो आप उनको एक ही ग्रुप समझोगे। तो ये है सिमिलैरिटी फैक्टर। जेस्टॉल्ट लॉ का जो सिमिलैरिटी लॉ है, वो यही कहता है कि आपको एक जैसी जो चीजें होंगी वो ग्रुप में नजर आएंगी, आपको ग्रुप लगेंगी वो। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है बच्चों की, जो ज्यादा पास वाली चीजें होती है हमें ग्रुप लगती है। मान लो कोई भीड़ है, भीड़ सारी इकट्ठी हो गई भीड़, तो वो पूरी भीड़ हमें क्या लगेगी, ग्रुप लगेगी। प्रॉक्सिमिटी मतलब ये चीज समझ जाना कि पास वाली चीजें हमें ग्रुप लगती है। पास वाली चीजें मतलब कुछ चीटियां मान लो पास पास इकट्ठी हुई पड़ी हैं, ठीक है, बाकी सारी दूर दूर है, कुछ चीटियां पास पास है, क्लोज है, तो प्रॉक्सिमिटी का जो लॉ है वो ये कहता है कि क्लोज वाली चीजें हमें ग्रुप दिखाई देंगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोजर। क्लोजर क्या कहता है कि जो जैसे इनकम्प्लीट चीजें होती है वो हमारा माइंड किस तरीके से उसे गेन करता है, हमारे माइंड तक वो चीज कैसे पहुंचती है कि इनकम्प्लीट कोई चीज है, माइंड अपने आप उसे कंप्लीट कर लेता है। मान लो एक इनकम्प्लीट बॉक्स है, मान लो उसकी 3 साइड्स दे रखी है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ। जैसे मान लो कोई बॉक्स है और उसकी 3 साइड ये दे रखी,
ठीक है। तो हमारे माइंड में क्या सिग्नल पहुंचेगा कि माइंड अपने आप ही ये डिटरमाइन कर लेगा कि ये एक बॉक्स है। ये फोर्थ लाइन जो इसकी रह गई थी वो अपने आप ही वो बना लेगा माइंड। ठीक है। तो क्लोजर लॉ हमारा जेस्टॉल्ट का जो क्लोजर लॉ है वो ये कहता है कि इनकम्प्लीट चीजों को माइंड खुद ब खुद ही कंप्लीट कर लेता है। ठीक है जी। मान लो, या एक और एग्जांपल मान लो, ये एक डॉट है, ये दूसरा डॉट है, डॉट, ये मैं कुछ डॉट बना रही हूँ। ठीक है। ये मैंने कुछ डॉट बना दिए। तो अब माइंड इसको खुद ही कंप्लीट कर लेगा। अब माइंड को पता है ये ऐसा है तो इसमें कुछ चीज मिसिंग है, तो मिसिंग चीजों को वो खुद ही कंप्लीट कर लेता है। जैसे यहाँ पर ये बॉक्स, ये डॉट मिस है, तो हमारा माइंड खुद ही इसको कंप्लीट कर लेगा। ठीक है जी। तो क्लोजर लॉ ये कहता है, समझ आ गया, इनकम्प्लीट चीजों को खुद ही कंप्लीट कर लेगा माइंड। ठीक है जी। कंटिन्यूटी में क्या होता है कि कोई भी चीज लगातार जो हो रही होगी वो हमें कैसी लगती है, कंटिन्यूटी में लगती है कोई भी चीज। अब जैसे आप डेली पढ़ाई कर रहे हो, डेली रूटीन से पढ़ाई कर रहे हो, एक भी दिन स्किप नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी और ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली किस में मानी जाएगी, कॉन्टिन्यूटी में मानी जाएगी। तो कोई भी जैसे लाइन चल रही होती है, कंटिन्यूअस चल रही होती है लाइन, मतलब लगातार चल रही है, तो वो ऑलरेडी आप क्या मान लोगे, ये कॉन्टिन्यूटी लॉ मान लोगे कि ये कॉन्टिन्यूटी में लाइन चल रही है। ठीक है क्लास। पास्ट एक्सपीरियंस शेप्स हाउ वी इंटरप्रेट थिंग्स। अब मैं पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बता रही हूँ कि पास्ट एक्सपीरियंस ही शेप करते हैं कि हम चीजों को कैसे इंटरप्रेट करें, हम चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करें। ठीक है। तो पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू ही होता है। पास्ट एक्सपीरियंस जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं चीजें, तो उसी उन्हीं के बेस पर हम आगे की चीजों को इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो वो हमें हमारे शेप करती हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस कि हम चीजों को कैसे इंटरप्रेट करें। एग्जाम्पल के लिए, अ ब्लरी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड एज अ कप ड्यू टू प्रायर एक्सपोजर। मतलब पहले का जो एक्सपोजर हमें मिला है, इस टाइप का हमें प्रायर एक्सपोजर मिला होगा, तो इसी तरीके से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को। जो ब्लरी ऑब्जेक्ट होगा उसे हम क्या मान लेंगे, कप मान लेंगे, क्योंकि प्रायर हमें पहले ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है जी। पास्ट एक्सपीरियंस ही समझ आ गया आपको। आई होप क्लास सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। इस स्लाइड में आई थिंक कुछ भी ऐसा नहीं बचा है। ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड देखें। परसेप्चुअल डिफेंस एंड रेडीनेस। परसेप्चुअल डिफेंस एंड रेडीनेस, डिफेंस का तो मतलब समझ ही रहे हो आप, बचना। आपके में एक यूपीएससी में एक सब्जेक्ट भी होगा ना, डिफेंस, डिफेंस मैनेजमेंट आई थिंक। डिफेंस, सेल्फ डिफेंस आपने पढ़ा होगा, आत्मरक्षा। डिफेंस मतलब रक्षा को बोलते हैं, सेव करना, रक्षा करना। ठीक है। डिफेंस एंड रेडीनेस। तो परसेप्चुअल डिफेंस एंड रेडीनेस हम पढ़ेंगे। परसेप्चुअल डिफेंस जो होता है कि हम इग्नोर कर रहे हैं अनप्लीजेंट और थ्रेटनिंग स्टिमुली को। परसेप्चुअल डिफेंस मतलब, मान लो कोई स्मोक कर रहा है, जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल में दिया भी हुआ है, स्मोकर्स में ओवरलुक वार्निंग्स। कोई, किसी को स्मोक करने की इतनी ज्यादा हैबिट लग गई है तो उसको चाहे आप कितना भी रोक लो कि स्मोक मत करो, लेकिन वो उस चीज को इग्नोर ही करेगा। आपकी कही हुई बात उसे अनप्लीजेंट ही लगेगी। मतलब जो खुशी नहीं देती जो चीज, उसको अनप्लीजेंट बोलते हैं। तो अनप्लीजेंट और थ्रेटनिंग ही लगेगी। आप जो भी बाहरी एक्सपोजर उसे मिल रहा होगा, स्टिमुली मैंने समझाया था ना, बाहरी एक्सपोजर जो भी बाहर से एक्सपोजर मिलता है उसे वो अनप्लीजेंट और थ्रेटनिंग ही लगेगी। अगर उसको स्मोक करने की ज्यादा हैबिट है तो उस इसलिए उसे वो अनप्लीजेंट लगने की वजह से उसे वो इग्नोर करेगा। जैसे मान लो कोई दारूबाज इंसान है, बहुत ज्यादा नशा करता है, तो आप उसे कितना भी रोक लो कि नशा मत करो, शराब मत पियो, लेकिन फिर भी वो पिएगा। आपकी कही हुई बात, जो बाहरी स्टिमुली मिला है, बाहरी एक्सपोजर जो मिला है उसे उसे वो चीज
अनप्लीजेंट और थ्रेटनिंग लगेगी, इसलिए आपकी कही हुई बात को वो इग्नोर करेगा। ठीक है, परसेप्चुअल डिफेंस समझ आ गया, मतलब रक्षा कर रहा है वो, एक तरह से डिफेंस कर रहा है, बच रहा है उस चीज से कि जो बोल रहे हैं बोलने दो, इग्नोर करके वो बचाव कर रहा है अपना। ठीक है, तो परसेप्चुअल रेडीनेस, रेडीनेस क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंसेस व्हाट वी परसीव। तो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं व्हाट वी परसीव। जैसे मान लो जिस चीज को हम चाह रहे हैं उस चीज पर हम जल्दी फोकस करते हैं, हमारी जिस चीज के लिए एक्सपेक्टेशन है वो इन्फ्लुएंस करती है व्हाट वी परसीव, मतलब जो कुछ भी हमें मिलता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन की वजह से ही मिलता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस कर रही है व्हाट वी परसीव। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझो, स्टूडेंट सी क्वेश्चंस फास्टर व्हेन प्रिपेयर्ड। ठीक है, जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो मान लो एग्जाम में उसे वैसा ही क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन मिल गया जो उसने प्रिपरेशन में किया था, तो उसके तो मजे आ गए बच्चे के कि ये क्वेश्चन तो हमने प्रिपेयर किया था और वही एग्जाम में आ गया, तो उस क्वेश्चन को वो जल्दी पकड़ेगा और सबसे पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो भी हम चाह रहे हैं, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है वही चीज को हम जल्दी देखते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंसेस व्हाट वी परसीव। जैसे एक और एग्जांपल से समझो, मैं आपको बताती हूँ एक और एग्जांपल। जैसे मान लो आपको किसी चीज को खाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे मान लो पिज्जा खाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें पिज्जा मिल जाए। तो मान लो मार्केट में आप घूमने गए हो, जहां भी आपको पिज्जा की दुकान दिखाई देगी वहां आपका सबसे जल्दी जल्दी फोकस जाएगा, क्योंकि आपकी वो एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, और आप जैसे ही पिज्जा की दुकान दिखेगी आप पूरी मार्केट से ध्यान हटा के सारा ध्यान आपका पिज्जा की दुकान पे जाएगा, क्योंकि आप अंदर से एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसा। ठीक है, तो मतलब जो भी चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं वो चीजें हमें जल्दी दिखाई देती है। परसेप्चुअल रेडीनेस समझ आ गया आपको, जो चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें जल्दी दिखाई देती है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंसेस व्हाट वी परसीव। ये एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस कर रही है जो भी हम चाह रहे हैं, मतलब वो चीज हमें जल्दी दिखती है, जो भी चीजें हमें दिख रही है वो हमारी एक्सपेक्टेशन की वजह से। एग्जाम्पल आपने दोनों समझ लिए। ठीक है जी, आई होप आपको परसेप्चुअल डिफेंस एंड रेडीनेस समझ आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले, नेक्स्ट है आपका स्पेस, डेप्थ एंड साइज परसेप्शन। तो स्पेस परसेप्शन क्या होता है, स्पेशल रिलेशनशिप, स्पेस से रिलेटेड को हम बोलते हैं स्पेशल रिलेशनशिप। स्पेशल रिलेशनशिप को समझना स्पेस परसेप्शन है, मतलब जगह से रिलेटेड चीजों को समझना स्पेस परसेप्शन है। डेप्थ क्यूज, डेप्थ चीजों को समझना, जैसे बायनोक्यूलर, रेटिनल डिस्पैरिटी, मोनोक्यूलर, शैडो, पर्सपेक्टिव। ठीक है, बायनोक्यूलर होता है बच्चों दो आंखों से देखना, दो आंखों से देखकर किसी चीज को समझना, और मोनोक्यूलर होता है एक आंख से देखकर किसी चीज को समझना, जैसे शैडो को हम समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी चीज का, डेप्थ क्यूज का ये एग्जाम्पल है। ये फॉर फार ऑब्जेक्ट अपीयर्स स्मॉल बट इज अंडरस्टूड टू बी लार्ज, कि जो दूर वाले ऑब्जेक्ट होंगे वो हमें छोटे दिखाई देते हैं लेकिन असल में वो बड़े होते हैं। जैसे एक कार का ही एग्जांपल ले लो, कार आपको पता है बड़ी कार है, लेकिन अगर बहुत दूर से किसी कार को देखोगे, दूर से आपको छोटी दिखाई देगी, बट आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि वो लार्ज है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी मोनोक्यूलर, डेप्थ क्यूज हो जाएगा। और मान लो जैसे रेल की दो पटरियां हैं, बायनोक्यूलर का भी मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मान लो रेल की दो पटरियां हैं, तो रेल की जो दो पटरियां होंगी, होती तो वो पैरेलल है, रेल की जो दोनों, ट्रेन की जो दोनों पटरियां होती है वो पैरेलल होती है, समझ रहे हो। लेकिन जब आप उन दोनों पटरियों को दूर से देखोगे तो आपको वो ऐसे दिखाई देंगी, मतलब कि इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई देंगी, ऐसे दिखाई देंगी ना, रेल की दोनों पटरियां होती ऐसे है, पैरेलल होती है, लेकिन आपको दिखाई ऐसे देंगी, मतलब इंटरसेक्ट मिलती हुई दिखाई देंगी। तो ये हो गई बायनोक्यूलर डेप्थ क्यूज। ठीक है जी, मतलब दो, दो तरफ से देखना, दो नजरों से देखना बायनोक्यूलर, एक नजर से देखना
मोनोक्यूलर। समझ आ गया? साइज एस्टिमेशन भी देख लो। साइज एस्टिमेशन क्या होता है कि हम साइज को जज कर रहे हैं किसके बेस पे, डिस्टेंस एंड सराउंडिंग के बेस पे, डिस्टेंस और सराउंडिंग के बेस पे हम साइज को जज कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका प्लास्टिसिटी ऑफ परसेप्शन। प्लास्टिसिटी ऑफ परसेप्शन क्या है? परसेप्शन कैन अडेप्ट टू न्यू इनपुट्स और एनवायरमेंट्स। कि हमारा जो परसेप्शन होता है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है हमारा परसेप्शन? फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए आप लोग? परसेप्शन फ्लेक्सिबल होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमारा परसेप्शन कैसा होता है? फ्लेक्सिबल। मतलब कि हम चीजों को अडेप्ट जल्दी कर लेते हैं, समझ रहे हो? तो फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या है? हमारा परसेप्शन, हम चीजों को जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, चीजों को जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कोई न्यू इनपुट हमें मिल रहा है, हमारे सेंसेस को न्यू इनपुट मिल रहा है या नया एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो हम अडेप्ट जल्दी कर लेते हैं। जैसे कि कोई न्यू ब्राइड घर में जाती है, अपने ससुराल जाती है न्यू ब्राइड, तो उसके लिए एनवायरनमेंट बिल्कुल नया होता है, अपने पुराने एनवायरनमेंट से बिल्कुल नया एनवायरनमेंट मिलता है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती है बट धीरे धीरे क्या होता है, वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो परसेप्शन होता है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल है, जल्दी चीजों को अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, नई नई चीजों को भी जल्दी अडेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट है ब्रेन मॉडिफाइड परसेप्शन ओवर टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग परसेप्शन को, ब्रेन को क्या करता है, परसेप्शन को मॉडिफाई करता है, चेंज कर देता है परसेप्शन को टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने तो अभी आपको ब्राइड का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ एक और एग्जाम्पल है, अडेप्टिंग टू इन्वर्टेड विजन गॉगल्स आफ्टर अ फ्यू डेज। मान लो तुमने उल्टे गॉगल्स पहन लिए, तो कुछ दिन तक आप पहन के रखो तो आपको उसी की हैबिट लग जाएगी। मतलब कुछ दिन बाद क्या होगा, आपको उल्टे गॉगल्स पहनने की हैबिट लग जाएगी, मतलब आपने उस चीज को अडेप्ट कर लिया। समझ आ गया? प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी को ही बच्चों हम फ्लेक्सिबिलिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो परसेप्शन हमारा बहुत प्लास्टिक की तरह काम करता है, मतलब फ्लेक्सिबल है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा सेंसरी एंड सब्लिमाइनल परसेप्शन। एक्स्ट्रा सेंसरी, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है एक्स्ट्रा सेंसरी, मतलब जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं जैसे आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, जो हमारे ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे परे होते हैं। ये एक्स्ट्रा सेंसरी जो होते हैं उनसे परे होते हैं, जो हमारे नॉर्मल सेंसेस होते हैं उनसे परे जो होंगे वो एक्स्ट्रा सेंसरी होंगे। मतलब नॉर्मल सेंसेस से उनका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे परसेप्शन बियॉन्ड नॉर्मल सेंसेस, हमारे नॉर्मल सेंसेस से जो बियॉन्ड परसेप्शन हो रही है उसे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोलते हैं। जैसे देखो एग्जांपल में टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस। टेलीपैथी मतलब मन की बात, जैसे होते हैं ना जो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह होते हैं, टेलीपैथी तो करते हैं, मतलब लोगों की मन की बात जान जाते हैं। या क्लियर वोएंस मतलब दूर दृष्टि होती है, दूर की बात भी जान जाते हैं। ठीक है, या फिर प्रिडिक्शंस करते हैं, कई लोग भविष्यवाणियां करते हैं। तो कैसे कर लेते हैं, उन्हें पहले से ही चीजें, भविष्य की चीजें पहले से ही कैसे पता चल जाती है? क्योंकि एक्स्ट्रा सेंसेस होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल सेंसेस से बिल्कुल परे होते हैं, एक्स्ट्रा सेंस। समझ आ गया जी? उसके बाद है सब्लिमाइनल परसेप्शन। तो सब्लिमाइनल परसेप्शन क्या है? परसीविंग बिलो कॉन्शियस थ्रेशोल्ड, सब्लिमाइनल में। ठीक है जी, हम बिलो कॉन्शियस थ्रेशोल्ड को भी परसीव कर लेते हैं। सब्लिमाइनल परसेप्शन में बिलो कॉन्शियस थ्रेशोल्ड को भी हम परसीव कर लेते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ये समझ आ गया है, सब्लिमाइनल परसेप्शन, परसीविंग बिलो कॉन्शियस थ्रेशोल्ड, ये लाइन आपको समझ आई है? देखो इसका मतलब ये होता है, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ ये क्या है, कि ऐसा सिग्नल जो इतना हल्का होता है, एक सिग्नल जो बहुत हल्का होता है, हमारे हमारे समझ में नहीं आता लेकिन हमारे दिमाग पे असर डालता है। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल के लिए इस सब्लिमाइनल परसेप्शन को एग्जाम्पल से समझो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हिडन मैसेजेस इन एडवर्टाइजमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस डिसीजंस। ठीक है, जैसे एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे किसी भी टाइप की, जैसे टीवी में ही मान लो एडवर्टाइजमेंट देखिए आपने, उसमें जो हिडन मैसेज होगा उसको भले ही हम कुछ टाइम तक समझ ना पाए, ठीक है, उनके अंदर के हिडन मैसेज होते हैं, हमें समझ नहीं आते, लेकिन वो हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है जी, तो ये है सब्लिमाइनल परसेप्शन। एक, समझ रहे हो ना, एक हल्का सा सिग्नल जो हमारे दिमाग को हमें समझ नहीं आ रहा लेकिन हमारे दिमाग पे असर छोड़ता है। एक हल्का सा सिग्नल जो हमें समझ नहीं आता लेकिन दिमाग पे असर छोड़ता है, वो सब्लिमाइनल परसेप्शन। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कल्चर एंड परसेप्शन। परसेप्शन तो आप पढ़ ही चुके हो, वैसे कल्चर को देख लेते हैं। कल्चर अफेक्ट्स हाउ वी व्यू एंड इंटरप्रेट स्टिमुली। कि कल्चर किस चीज को अफेक्ट कर रहा है, कि हम किस तरीके से देख रहे हैं, हमारे देखने का नजरिया, हमारा नजरिया कैसा है, हम चीजों को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वो होता है कल्चर। ठीक है, जो हमारा लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल जो होता है वो कल्चर से ही अफेक्ट होता है। ठीक है, कि हम चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं, हमारे जीने का ढंग, बोलने का ढंग, जो भी हो रहा है वो कल्चर की वजह से हो रहा है, कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और फिर कैसे इंटरप्रेट करते हैं कल्चर की वजह से। जैसे कि मान लो ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर्स है, फोकस ऑन बैकग्राउंड वर्सेस ऑब्जेक्ट। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर्स बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट दोनों, दोनों ही ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही एक एक बैकग्राउंड पे फोकस करेगा और एक ऑब्जेक्ट पे करेगा। जैसे कि देख लो अमेरिकन किस चीज को नोटिस करते हैं, सेंट्रल ऑब्जेक्ट को, और जापानीज किस चीज को नोटिस कर रहे हैं, बैकग्राउंड डिटेल्स को। तो दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है, और ये किसकी वजह से, कल्चर की वजह से। कि अमेरिकन तो सेंट्रल ऑब्जेक्ट मतलब सामने जो चीज दिखाई दे रही है उसको नोटिस कर रहे हैं, और जापानीज बैकग्राउंड चीजों को नोटिस कर रहे हैं। जैसे मान लो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो इंडियन जो चिल्ड्रन होते हैं, इंडियन बच्चे जो होते हैं, वो अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट भी करते हैं, अपने से बड़ों की, बुजुर्गों की केयर भी करते हैं। तो ये हमारा इंडियन कल्चर है कि हम अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर होगा वो इंडिपेंडेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इंडिपेंडेंस मतलब कि सब अपना अलग अलग अपने में मस्त रहते हैं, और उनके लिए इंडिपेंडेंट होना ज्यादा जरूरी है। उनके लिए मतलब जॉइंट फैमिली में रहना इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इंडिपेंडेंटली रहना, इंडिपेंडेंटली सब कुछ अपने गोल डिसाइड करना, सब कुछ करना, उनके लिए इंडिपेंडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे में क्या करते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं और अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती है, ये कल्चर पे डिपेंड करती है। कल्चर की वजह से हमारे देखने का नजरिया, इंटरप्रेट करने का जो भी हमारा नजरिया है वो होता है किसकी वजह से, कल्चर की वजह से। ठीक है जी, पीवाईक्यूज देखते हैं, बट उससे पहले मैं देख लेती हूँ कोई टॉपिक रहा तो नहीं है। आई थिंक जो हमने पढ़ा था ना एक टॉपिक, अटेंशन। अटेंशन मैंने जो आपको पढ़ाया था, तो अटेंशन में भी बच्चों देख लो, अटेंशन भी 3 टाइप्स की होती है। तो उसको भी आपको, अटेंशन को भी ध्यान में रखना है। अटेंशन मैंने बता दिया था, किसी चीज पर, सारी चीजों को, इधर उधर की चीजों को छोड़ के सिर्फ एक चीज पर फोकस बनाए रखना, वो अटेंशन होती है। लेकिन जो अटेंशन होती है वो भी 3 टाइप्स की होती है, वो भी आपको देखनी पड़ेंगी। एक होती है सिलेक्टिव अटेंशन, एक होती है डिवाइडेड अटेंशन, और एक होती है सस्टेन्ड अटेंशन। ठीक है, सिलेक्टिव अटेंशन वो होती है कि हम एक ही चीज पर फोकस बनाए रखते हैं। सिलेक्टिव अटेंशन में हम एक ही चीज पर फोकस बनाए रखते हैं, एक से ज्यादा चीजों को नहीं देखते। जैसे मान लो आप सभी बच्चे एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ यूपीएससी की मान लो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको आईएएस ही बनना है, बाकी सब चीजों से आपने ध्यान हटा दिया, तो आपका एक ही चीज पे फोकस है, तो वो एक ही चीज है, इसलिए क्या हो जाएगी, सिलेक्टिव अटेंशन। ठीक है जी, डिवाइडेड अटेंशन दूसरा है आपका, डिवाइडेड अटेंशन मतलब आपकी अटेंशन डिवाइड हो गई, 2 चीजों में या 2 से ज्यादा चीजों में बट गई है आपकी अटेंशन। जैसे मान लो आप एक ही टाइम पे एक से ज्यादा एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हो, मान लो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो,
पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, रेलवे की भी तैयारी कर रहे हो, मतलब एक से ज्यादा चीजों पे आपका जो अटेंशन है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया, उसको हम बोल रहे हैं डिवाइडेड अटेंशन। और जैसे मान लो एक और एग्जांपल सुन लो, आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हो, साथ में आप अपना कोई बिजनेस भी कर रहे हो, तो आपकी अटेंशन बिजनेस में भी आधी बट रही है और आधी आपकी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी करने में बट गई। तो डिवाइडेड अटेंशन क्या होती है, अटेंशन हमारी दो या दो से ज्यादा चीजों में बट जाती है। ठीक है जी, डिवाइडेड अटेंशन। और सस्टेन्ड अटेंशन क्या होती है, कि हम लंबे टाइम तक एक ही चीज पर अटेंशन बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट जब हमें करना होता है तो हम लंबे टाइम तक उसी चीज पे फोकस बनाए रखते हैं। जैसे मान लो जो इन्वेस्टिगेट होता है, कल्प्रिट को ढूंढने गया वो, तो कल्प्रिट को ढूंढने के लिए वो लंबे टाइम तक उसे कल्प्रिट को पकड़ने के लिए उसके सारे सबूतों को इकट्ठा करने में और सारी अटेंशन मतलब उसी जगह पर लगा देता है। ठीक है, और लंबे टाइम तक लगाएगा जब तक कि कल्प्रिट पकड़ा ना जाए। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम जो अटेंशन होगी किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, सस्टेन्ड अटेंशन। ठीक है जी, उसे हम क्या बोलेंगे, सस्टेन्ड अटेंशन। तो आपको पता चल गया अटेंशन भी आपकी 3 टाइप्स की होती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अटेंशन कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की। अब सभी बच्चे कमेंट्स में भी लिखेंगे अटेंशन कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन सी होती है, और सारी तीनों टाइप्स की अटेंशंस का आप एक एक एग्जाम्पल भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अटेंशन सिलेक्टिव, डिवाइडेड, सस्टेन्ड, 3 टाइप की अटेंशन है, तीनों के आप अपनी तरफ से, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया वो नहीं, अपनी तरफ से, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें समझ भी आया है या नहीं। अपनी मर्जी से अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप तीनों अटेंशंस के, तीनों टाइप के अटेंशन के एक एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है जी, बस एक अटेंशन के टाइप्स रह गए थे, बाकी सब डन है। अब हम देख लेते हैं पीवाई क्यू। ठीक है, पीवाई क्यूज करेंगे यूपीएससी साइकोलॉजी पेपर 1 यूनिट 5 के। इसमें क्या है बच्चों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन इंक्लूडिंग स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी मैंने इस यूनिट में पढ़ा दिया है आपको, अटेंशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स आपको बताने हैं, इसमें स्टिमुलस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड करने हैं। ठीक है जी, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज परसेप्चुअल डिफेंस एंड रेडीनेस, ये भी आपको पढ़ाया है, डिस्कस विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करना है। मैं देखो जब भी आपको एग्जांपल्स कराती हूँ रियल लाइफ एग्जांपल्स कराती हूँ, क्योंकि यूपीएससी जो होती है, जो यूपीएससी के जो एग्जाम चेक करते हैं एग्जामिनर्स, उनका मेन फोकस होता है कि बच्चा रियल लाइफ की सिचुएशन को कितना ज्यादा एग्जीक्यूट कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको जाना वही है, ऑफिसर बनना है, तो आप सबकी रियल लाइफ ही देखोगे, उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। फील्ड में जाना है आपको, काम ही आपको वही करना है, इसलिए जो एग्जामिनर होगा वो आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल से ज्यादा अफेक्ट होगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं मोस्टली रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डिस्कस करती हूँ। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब एक्स्ट्रा सेंसरी एंड सब्लिमाइनल परसेप्शन विद एग्जांपल्स, ये भी कराया हुआ है मैंने, ये भी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू कल्चर एंड पास्ट एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस परसेप्शन, ये भी मैंने करा दिया कि कल्चर और पास्ट एक्सपीरियंस जो होते हैं वो परसेप्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है जी, इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आप लिखना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजना सभी बच्चे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के हैं, और आपको ये सारे क्वेश्चन कितने वर्ड्स में लिखने हैं बच्चों, जल्दी बताइए, कितने वर्ड्स में लिखने हैं सारे क्वेश्चंस आपको, 200 वर्ड्स में लिख के मुझे भेजना। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा लगा, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना फटाफट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट यूनिट हमारी होगी यूनिट 6। यूनिट 6 का नाम है लर्निंग। लर्निंग पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें लर्निंग के टाइप्स, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड इनकी कुछ की थ्योरीज होंगी, और भी कुछ माइनर टॉपिक्स होंगे। ठीक है, वो सब हम यूनिट 6 में नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और पीवाई क्यूज के साथ आपको डन करवाएंगे यूनिट 6। ठीक है जी,
तो आज के लिए इतना ही एस्पिरेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और जो भी साइकोलॉजी ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें शेयर जरूर कीजिए, उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।